एवरीवन, वेलकम टू चैनल। तो आज के इस लेक्चर सेकंड के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कुछ नए टॉपिक्स। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो पॉइंट्स हमने लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस किए हैं, तो लेक्चर 1 के अंदर मैंने स्टार्ट किया था आपको कार्बोनिल यौगिक से कि कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं उनके अंदर जो कार्बन होता है, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है और उस पर कैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता होगा, एक नए कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नया कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनता है उसी को हम ये कह सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के बनने से ही ये कहलाता है कि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। किसके द्वारा? इनोलेट्स के द्वारा। होता क्या है कि आप जानते हैं ये बात कि कार्बनिक यौगिक का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब हम कोई भी एक नया न्यूक्लियोफाइल लेकर आएंगे और उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे उस इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन के ऊपर, वहां एक नया बॉन्ड बनेगा और वही क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि जैसे ही नया कार्बन बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा, वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएगा और ऐसे यही प्रोसेस हम लगातार करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास जो है उस पर्टिकुलर कंपाउंड वो लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो एक कार्बनिक यौगिक जो है हम संश्लेषित कर रहे हैं। अब जो है इनोलेट्स के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि इनोलेट होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया था कि इनोलेट जो है वो कैसे बनता है। इनोल फॉर्म लेके मैंने उससे बेस का अटैक करवाया था और इनोलेट बना के दिखाया था। उसके अंदर कंजुगेशन होता है, वो रेजोनेंस स्टेबल होता है। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिए थे जिसमें मैंने वेरियस जो है वो आपको एस्टर के द्वारा इनोलेट बना के दिखाया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था एसिडिक नेचर को, कि आपके पास जो कार्बनिल यौगिक होते हैं उनके अंदर जो अल्फा कार्बन होता है उसका नेचर एसिडिक कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था pKa वैल्यू की। मैंने एक टेबल बनाई थी जिसमें एक तरफ मैंने कंपाउंड का नाम लिखा था, फिर मैंने स्ट्रक्चर लिखी थी और फिर pKa वैल्यूज लिखी थी। और आप ये जानते हैं कि pKa और एसिडिटी का जो रिलेशन होता है, संबंध जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उत्क्रमानुपाती होते हैं। pKa की वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिटी आम्लता क्या होती है? कम होती है। ये कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे वीक बेस से और स्ट्रॉन्ग बेस से मैंने आपको इनोलेट बनाकर दिखाए थे। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा एक नया टॉपिक, वो ये है कि हमारे पास जो एक एसीटोन होता है, एसीटोन वह एक मैं कह सकता हूं कि सरल एस्टर, इन दोनों के अंदर अम्लीयता किसकी ज्यादा होती है। हमारा एक टॉपिक, नया टॉपिक, एसीटोन और सरल एस्टर। कोई भी आपके पास सिंपल एस्टर हो सकता है। इन दोनों में कौन से कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसका जो हाइड्रोजन है वो जल्दी रिलीज हो जाएगा। अगर जल्दी रिलीज होगा तो उसकी अम्लता क्या होगी? ज्यादा होगी। चेक करते हैं हम यहाँ पे। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एसीटोन लिखता हूँ CH3, इसके साथ C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास क्या है? एसीटोन है, समझ गए। और दूसरा हमारे पास एक कंपाउंड है, मैं लिख देता हूँ R, यहाँ पे इसके साथ R, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OC2H5। ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा कोई एस्टर है। अब आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। या इसको आप और ओपन करके लिखें तो क्या लिखेंगे? CH2 और CH3। समझ गए बात को? सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास अल्फा पोजीशन कहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो कार्बन है इसको आप क्या बोलेंगे? जीरो पोजीशन। जो कार्बन का जो कार्बन है वो क्या है? जीरो पोजीशन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं CH2 और यहां पे लिखता हूं H। अगर बात करें हम, R जो है अल्काइल ग्रुप है, कोई भी यहाँ पे एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो इस यहां से अगर मैं H प्लस निकालता हूं तो सबसे पहले मैं एसीटोन से शुरुआत करता हूं। एसीटोन से जो H प्लस निकल जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्या कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, CH2 पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो संयुग्मन में है किसके साथ? इस डबल बॉन्ड के साथ। ये नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पर उतरेगा, ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा? ऑक्सीजन पे। ये तो कहानी किसकी हुई? एसीटोन की। दूसरा अब हम देखते हैं यहाँ पर इस वाले एस्टर के अंदर कि इसके अंदर एसिडिटी की क्या स्थिति रहने वाली है। क्या ये स्टेबिलिटी जो है वो इसकी ज्यादा होगी इसकी तुलना में, एसीटोन की तुलना में? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उनका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगा देता हूं मैं CH3, और अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या है? CH2 नेगेटिव बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है।
अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो कार्बोनिल का जो कार्बन है वो जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये दोनों साइड से कंजुगेशन में है। ये आपके लेफ्ट साइड से भी कंजुगेशन में है और ये राइट साइड से ऑक्सीजन का लोन पेयर भी जो है वो इसके साथ कंजुगेशन में है। तो जितनी स्टेबिलिटी इस नेगेटिव चार्ज को मिलनी चाहिए उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन का लोन पेयर भी यहाँ पे उतरेगा, ये डबल बॉन्ड कहां से करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, स्थायी नहीं हो पाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज स्थायी नहीं हो पाएगा तो इस कंजुगेट बेस या संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी या स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एसीटोन का संयुग्मी क्षार क्या है, ज्यादा स्थायी है किसकी तुलना में, एस्टर की तुलना में। क्लियर है बात। तो अगर संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है तो अम्लीयता का ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। मैं ये कह सकता हूं कि एसीटोन जो है वो ज्यादा अम्लीय है किससे, इस एस्टर से, ये ऑर्डर बनेगा। समझ गए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एसीटोन जो है उसकी pKa वैल्यू जो है वो क्या है, एस्टर की तुलना में कम। ये बात भी कह सकता हूं कि pKa जो है वो लेस है, pKa एसीटोन की जो है वो कम है किससे, pKa ऑफ एस्टर। इस ऊपर जो एस्टर को मैंने लिखा है इस एस्टर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं अगर pKa वैल्यू कम है तो एसिडिटी या अम्लता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अगर आपके पास अल्फा पोजीशन पे, क्या ये अल्फा पोजीशन है, किसी भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, अगर अल्फा पोजीशन पे आपके पास कोई माइनस आई ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता हो, इलेक्ट्रॉन खींचता हो, तो क्या अम्लता बढ़ेगी या कम होगी। एक एग्जांपल से मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। अब हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास अल्फा पोजीशन पे कोई माइनस आई ग्रुप लगा हो तो उससे संयुग्मी क्षार के स्थायित्व पे क्या फर्क पड़ता है, क्या स्थायित्व बढ़ता है या कम होता है, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक एसीटोन है CH3, C डबल बॉन्ड O और CH, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्लियर है बात। दूसरा मैंने क्या कर दिया, अल्फा पोजीशन जो है उसके ऊपर एक प्रतिस्थापी रूप में Cl लगा दिया। यहां पे क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं मोनो क्लोरो एसीटोन, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक Cl लगा है तो हमने क्या बोल दिया, मोनो क्लोरो एसीटोन। थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है CH, इसके साथ Cl, इसके साथ Cl, यहाँ पे क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे मैंने लिख दिया है CH3, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो एसीटोन। ये हमारे पास क्या है, डाइक्लोरो एसीटोन है। अब देखिए हमारा जो गेम स्टार्ट होता है वो अभी स्टार्ट होगा। इतना काम तो आप लोग सीख ही होंगे। मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक बेस ले लें B-, जो इन तीनों से अल्फा H को निकालेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है CH2 और यहाँ पे लिख दिया है H। ये अल्फा पोजीशन है, ये B- क्या करेगा, इस H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा। क्या स्थिति बनेगी, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 पर माइनस। समझ गए कहानी को। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये अल्फा पोजीशन और ये भी क्या है, अल्फा पोजीशन है। मैं क्या करता हूं, मान लीजिए यहां से CH2 जो है इसको मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन ओपन करके लिख रहा हूं, समझ गए। तो यहां से मैंने B- ने जो है वो यहां से क्या खा लिया, H+ खा लिया। क्या स्थिति बनेगी, देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं, CH पर माइनस है, इसके साथ क्या लगा है Cl, क्या ऐसे लिखूंगा, इसके साथ C डबल बॉन्ड और यहाँ क्या लिखा हुआ है CH3। अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ वाले इस हाइड्रोजन को मैं ओपन करके लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ कार्बन था और यहाँ पर एक क्या है, हाइड्रोजन। इस B- को यहाँ से क्या लेना है, H+ लेना है। कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लेके जा रहा है दोनों, सॉरी छोड़ के जा रहा है यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे Cl, यहाँ पे कार्बन पे क्या नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या लिखेंगे Cl, इसके साथ C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास फर्स्ट संयुग्मी क्षार है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हमें देखना है कि कौन सा संयुग्मी क्षार जो है वो स्टेबल है, कम और ज्यादा। तो अगर यहाँ पर देखें तो आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ कंजुगेशन में रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट की। सेकंड की अगर बात करें तो ये यहाँ पर कंजुगेशन में है, किसके साथ, इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ। लेकिन
ये यहाँ से किससे जुड़ा है, Cl से। ये वाला कार्बन किससे बॉन्ड बनाया हुआ, Cl से। और Cl का कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट का मतलब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन के ऊपर, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया, उसको क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो आवेश क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। और याद रखना हमेशा इस बात को, कोई भी कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को आवेश चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, अगर उसका घनत्व ज्यादा है तो स्थायित्व कम है। अगर आवेश घट रहा है, आवेश कम हो रहा है, तो स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या यहाँ पर आवेश कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई लगा है। अगर बात करें थर्ड कंजुगेट बेस की, तीसरे संयुग्मी क्षार की, तो यहाँ पर कितने माइनस आई लगे हैं सर, यहाँ पे 2 माइनस आई लगे हैं। 2 माइनस आई लगे हैं, इसका मतलब 2 माइनस आई जो है वो मिलकर इस नेगेटिव चार्ज को, इस ऋणावेश को क्या कर रहे हैं, कम। अगर आवेश कम हो रहा है तो स्थायित्व बढ़ जाता है, इस बात को लिख लें आप। आवेश अगर कम है तो स्थायित्व क्या है, ज्यादा है। समझ गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि थर्ड वाला जो हमारा, इसको मैं सेकंड बोलता हूं और इसको मैं क्या बोल देता हूं, थर्ड बोलता हूं। थर्ड संयुग्मी क्षार जो है सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकंड, और सबसे कम कौन है, फर्स्ट। और यही ऑर्डर क्या बन जाएगा, अम्लीयता का। मैं कह सकता हूं कि थर्ड जो है, तीसरा वाला जो हमारे पास है डाइक्लोरोएसीटोन है, वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, सबसे जल्दी H+ निकालेगा। उसके बाद कौन होगा, सेकंड, और सबसे कम फर्स्ट। ये ऑर्डर बनेगा। तो आई होप आप इसको चेक करना सीख गए होंगे कि हमें पता लग सकता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल और डिस्कस करता हूँ मैं। यहाँ पे एक एग्जांपल और है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, समझना बिल्कुल ध्यान दो, बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन, उसी पे फोकस करना होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है CH3, इसके साथ C। यहाँ पे फिर दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा है CH2, और इसके साथ जुड़े हुए हैं कितने साइनाइड, 2 साइनाइड। क्लियर है। और एक तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा है CH, इसके साथ लिखा हुआ है CN, यहाँ पर CN और यहाँ पर CN। इसको मैं कह दे रहा हूं फर्स्ट, इसको मैं कह दे रहा हूं सेकंड, इसको मैं कह दिया था। वैसे इनकी pKa वैल्यू भी होती है, pKa का मान भी होता है अलग अलग, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन कम एसिडिक और कौन ज्यादा एसिडिक है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। pKa वैल्यू रटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके कोई ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आता नहीं है। आपको सिर्फ जो है वो कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि आपका सवाल बन जाए। अब देखो ये क्या अल्फा स्थिति है, ये भी अल्फा स्थिति है और ये भी अल्फा स्थिति है। हमें क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है। मैं बस सीधा हटाऊंगा, मैं सीधा कंजुगेट बेस बनाऊंगा। अब CH2CN, इस पर कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव। H+ निकलने के बाद कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। यहाँ पे CH भी नेगेटिव बन जाएगा। कितने Cn लगे हैं सर, 2 Cn लगे हैं। यहाँ थर्ड की अगर बात करें C नेगेटिव, यहाँ पर क्या लगा है Cn, यहाँ पर लगा है Cn, और यहाँ पर भी क्या लगा है Cn। यही स्थिति है। अब देखिए जी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो Cn लगा है उसका कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई होता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं CH2, इसको मैं ओपन करके लिखता हूं C�ट्रिपल-बॉन्ड-N, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्या यहाँ पर कंजुगेशन होगा, बिल्कुल कंजुगेशन होगा। क्या साइनाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है उसको विड्रॉ करेगा, बिल्कुल करेगा। यही स्थिति यहाँ पर होगी, CH इस पर माइनस, इसके साथ C�ट्रिपल-बॉन्ड-N। यहाँ पर कितने Cn लगे हैं, 2 लगे हैं, C�ट्रिपल-बॉन्ड-N। ये यहां से भी क्या है कंजुगेशन में, ये यहां से भी क्या है कंजुगेशन में। कितने साइड से, 2 साइड से, या 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं मैं कह सकता हूं, या इस नेगेटिव चार्ज को कम करने वाले कितने ग्रुप लगे हैं, 2। थर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कितनी तरह से कंजुगेशन में होगा, 3 तरफ से। समझ रहे होंगे आप इस बात को, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, तीनों तरफ से होगा। तो कौन इस आवेश को जल्दी कम कर देगा, उसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आवेश अगर कम होगा तो स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा। तो जो इस आवेश को जल्दी खत्म कर देगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा। हमारे पास तीसरा जो है, थर्ड जो है सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकंड और सबसे कम फर्स्ट। और यही इसका ऑर्डर बनेगा अम्लीयता का। सबसे ज्यादा थर्ड अम्लीय होगा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा। ये कहानी थी किसकी,
एसिडिक नेचर की। तो अब बढ़ते हम आगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और इसको यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको ये एसिडिक नेचर का जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ नए टॉपिक लेते हैं, कुछ कंपैरिजन पढ़ते हैं। यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको आप बोल सकते हैं सक्रिय मैथिलीन समूह। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया यहाँ पे देता हूँ सक्रिय मैथिलीन समूह। तो ये जो CH2 है, इसकी ये फ्री वैलेंसी है और ये वाली फ्री वैलेंसी है, क्लियर है। इन दोनों फ्री वैलेंसी पे यहाँ पे भी क्या लगा है, CO लगा है, यहाँ पर भी क्या लगा है, CO लगा है। अब ये दोनों वैलेंसी जो है, इन फ्री वैलेंसी में मैंने क्या लगा दिया, CO। दोनों तरफ CH2 भी क्या है, CO% है। अब इस पोजीशन को आप क्या कहेंगे, अल्फा पोजीशन, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में भी ये अल्फा है और इसके रिस्पेक्ट में भी ये क्या है, अल्फा पोजीशन है। हम जानते हैं इस बात को कि अल्फा पोजीशन जो है उससे क्या निकलना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद कुछ ऐसी स्थिति बनेगी CH-। ये CH- जो है या नेगेटिव चार्ज है वो दोनों साइड से क्या है, स्टेबलाइज है। दोनों तरफ से क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। यहां से भी हो सकता है और इस वाले CO से भी क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ से फैल रहा है, कम हो रहा है, तो संयुग्मी क्षार की स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ेगा तो अम्लता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर मैं दो एग्जांपल यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। पहला है आपके पास डाईएथिल मैलोनेट। डाईएथिल मैलोनेट देखो यहाँ पे आप लिखेंगे C2H5, इसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, बीच में सक्रिय मैथिलीन समूह, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5। इसकी मैंने रिएक्शन किससे करवा दी है, बेस के साथ। यहाँ पर कोई भी B- है, बेस आप कोई भी दे सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एथोक्साइड ले लिया है, O- इसके साथ C2H5, इसको आप क्या बोलते हैं, एथोक्साइड। इसको हम कहते हैं एथोक्साइड। ये आपके पास डाईएथिल मैलोनेट है। आपको पता है यहाँ से जो है इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ। ये OC2H5 यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इससे H+ को। क्या स्थिति बनने वाली है, देखिए बोर्ड के ऊपर, यहाँ से बनेगा C2H5 ऑक्सीजन, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH-, C डबल बॉन्ड O C2H5, यही बनने वाला है। दूसरे एग्जांपल की बात अगर हम करें तो वो हमारे पास है एसिटोएसिटेट, एथिल एसिटोएसिटेट। क्या है, एथिल एसिटोएसिटेट। तो हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ CH2, यहाँ पर जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ा होगा O C2H5। क्लियर है, ये एथिल है, ये इतना एसिटो ग्रुप है। नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये इतना क्या है, एसिटो ग्रुप है। एथिल एसिटो एसिटो और एसिटेट, ये एथिल ग्रुप है, ये एसिटो ग्रुप है और ये एसिटेट ग्रुप है। एसिटेट को क्या आप ऐसे लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O-। ये क्या होता है, एसिटेट ग्रुप। इस हाइड्रोजन को मैंने फ्री कर दिया CH2, इस फ्री वैलेंसी में मैंने क्या जोड़ दिया है, C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसिटो ग्रुप है इतना जो मैंने एसिटेट पे जोड़ा है, और उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एथिल ग्रुप। तो ये कुछ नाम जो है उनको आप जरूर याद रखें। मैंने आपको बिल्कुल तरीका भी बता दिया है, रटना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है एथिल एसिटो एसिटेट, क्लियर है। इसके साथ मैंने फिर से क्या ले लिया, O- C2H5। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है एथोक्साइड। नाम जरूर आप लिखते हुए चलें, नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और आप जो एरो का निशान लगाए, अब आपको पता है यहाँ से क्या काम होने वाला है। यहाँ से हमारे पास निकलने वाला है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलने वाला है। ये O- जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा किसको, इस हाइड्रोजन को। क्या बनाएंगे आप यहाँ से देखें, यहाँ से हम बनाएंगे CH3, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH पे क्या होगा माइनस, इसके साथ है या CH पर क्या रहेगा माइनस, और इसके साथ जुड़ा है C डबल बॉन्ड O C2H5। क्या यही स्थिति बनेगी। अब देखें, फर्स्ट को देखें और सेकंड को देखें। आप यहां से जो नेगेटिव चार्ज है वो कितनी तरफ स्टेबल है, दोनों तरफ, दोनों तरफ है। यहां से देखें ये भी क्या है, दोनों तरफ स्टेबल है। लेकिन
अब मैं आपसे कंपैरिजन पूछूं कि पहले वाला ज्यादा एसिडिक हो गया दूसरे वाला, या ये कहूं कि पहले वाले की पीके वैल्यू कम होगी या दूसरे वाले की। अगर पीके वैल्यू कम होगी तो अम्लता ज्यादा होगी। तो आप देखो, मैंने बात आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये ऑक्सीजन जो है, जो आपके पास जो ये एथोक्साइड ग्रुप जो लगा है, एथॉक्सी ग्रुप जो लगा है, एथोक्साइड में एथॉक्सी ग्रुप जो लगा है, इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर भी जो है ये यहाँ पे है, कंजुगेशन में है। जो यहाँ पे कंजुगेशन में है तो वो क्या करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा यहाँ से। और इधर से CH का नेगेटिव चार्ज भी क्या है, कंजुगेशन में है। सेम स्थिति यहाँ से भी, जो आपके पास एथॉक्सी ग्रुप है उसका लोन पेयर कहाँ है, कंजुगेशन में। तो जितनी बढ़िया स्टेबिलिटी इस नेगेटिव चार्ज की होनी चाहिए थी इन दोनों चीजों की वजह से, उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी, क्योंकि कौन इन्वॉल्व हो रहा है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही साइड लोन पेयर है, केवल एक ही साइड लोन पेयर है, यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों साइड लोन पेयर नहीं है तो हमारा जो संयुग्मन होगा उसमें कम बाधा उत्पन्न होगी। अगर कम बाधा उत्पन्न होगी तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर स्थायित्व बढ़ गया तो अम्लता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एथिक एसिडोएसिडेट जो है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AAA, उसकी अम्लता ज्यादा है आपकी किससे, डाईएथिल मैलोनेट से, डाईएथिल मैलोनेट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको जो है वो अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप चेक करते हैं अम्लता को। मैंने खूब सारे एग्जांपल आपको करा दिए और आपको सिखा दिया है कि सबसे पहले आप H+ को निकाल लें, उसके बाद संयुग्म क्षार की स्टेबिलिटी चेक करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो स्टार्ट करेंगे जल्दी, और यहाँ पे इसको करते हैं खत्म एसिडिटी को। जो भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी का जो एग्जाम्पल थे वो मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।